स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है वो मेरी एक वीडियो है, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो लाजमी देखें। इसके बाद अगर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स नहीं पता कि जिसके तहत हम एडजस्टमेंट्स बनाया करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, तो आप उस रूल से रिलेटेड भी वीडियो देखें। इसकी भी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके बाद मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर कैश बुक गिवन थी और एक बैंक स्टेटमेंट गिवन थी, जिसकी मदद से हमने जो कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट दोनों में अगर एडजस्टमेंट्स ना बनी हो तो वो एडजस्टमेंट्स फिर आफ्टर द मंथ एंड हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बनाते हैं। तो वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बनाने के बाद हमारे पास फिर एडजस्टेड बैलेंस आता है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं अपनी वीडियो में यहाँ पर शेयर कर दूँगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनफैक्ट मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछेंगे ज़रूर। और मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के बारे में पता चल सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, आज का हम ये क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन है, आई स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड ऑफ नौमान खान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2005 रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नौमान खान ट्रेडर्स के कैश रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है दिसंबर 2005 की। यहाँ पर पहली एंट्री जो गिवन है वो है कैश बुक बैलेंस डेबिट ऑन दिसंबर 31 2005 वॉज ₹5,650। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है हमारे पास 31 दिसंबर 2005 को और उसकी अमाउंट है 5,650। यानी कैश बुक के जो बैंक कॉलम्स हैं उसमें से डेबिट में से जब हमने क्रेडिट बैलेंस को माइनस किया तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आया। ठीक, यानी डेबिट साइड ज़्यादा थी क्रेडिट साइड के मुकाबले में और वो बैलेंस है 5,650। तो यानी जब अगले पीरियड में हम जाएंगे तो डेबिट साइड पर हमारे पास बैलेंस आएगा जनवरी में 2006 में। इसका मतलब ये बैलेंस पॉजिटिव है कैश बुक का। इसके बाद यहाँ पर अगली एंट्री जो गिवन है वो है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस डेबिट ओवरड्राफ्ट ऑन दिसंबर 31 2005 वॉज ₹8,780। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस डेबिट ओवरड्राफ्ट ऑन दिसंबर 31 2005, इसका मतलब ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट नौमान खान ट्रेडर्स के पास आई दिसंबर 2005 को, उस बैंक स्टेटमेंट में जब क्रेडिट साइड को टोटल करके माइनस किया गया डेबिट साइड से, तो बैलेंस जो है वो गालिबन डेबिट साइड का ज़्यादा था और क्रेडिट साइड का कम था। ठीक है ना, हम बैंक स्टेटमेंट में हमेशा क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करते हैं। ठीक, तो क्रेडिट साइड अगर बड़ी होती, उसकी क्रेडिट साइड की वैल्यू अगर ज़्यादा होती और उसमें से हम डेबिट साइड को माइनस करते तो जो बैलेंस बचता अगर वो पॉजिटिव बचता तो इसका मतलब ये होता है कि अगले पीरियड में क्रेडिट साइड पर बैलेंस आना है जनवरी 1 में। ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ पर बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि अकाउंट होल्डर नौमान खान ट्रेडर बजाय इसके कि उसके अकाउंट में पैसे मौजूद होते 8,780 रुपये वो हैं सर, ये 8,780 रुपये वो हैं जो नौमान खान ट्रेडर अब बैंक से लोन लेने की हालत में है। ठीक है ना, इसके पास अब बैलेंस नेगेटिव में चला गया इसके अकाउंट में। इसके अकाउंट में 8,780 रुपये से पैसे कम हैं, इसके अकाउंट में पैसा नेगेटिव है, इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ठीक है, 8,780 रुपये से ओवरड्राफ्ट है, अभी 8,780 रुपये ये उल्टा बैंक से लोन लेने की पोजीशन में आ गया है। ठीक, तो उसके बाद जो है हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है यहाँ से बैलेंसेस से शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं बैलेंसेस लिख देता हूँ। ठीक, जल्दी से मैं बैलेंसेस लिखता हूँ। सर, हमारा कैश बुक का बैलेंस आ रहा था 5,650। ठीक, जो कि एक डेबिट बैलेंस था, तो हम लिख देंगे 5,650। इसके बाद हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था
वो 8780 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8780। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली एंट्री पर। ठीक, हमने यहाँ पर कैश बुक और बैंक कॉलम्स के जो बैलेंसेस थे वो लिख दिए। सर कैश बुक का बैलेंस डेबिट था, वो पॉजिटिव था 5650, तो यहाँ पर मैंने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव बैलेंस लिखा है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पर 5650 मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस है। और फिर इसके बाद बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस था वो था डेबिट बैलेंस, यानी नेगेटिव बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर डेबिट बैलेंस एग्जामिनर कहता है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहता है तो फिर ब्रैकेट में आएगा, यानी ज़ाहिर है अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं हैं दिसंबर के एंड में, उल्टा उसको बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की उसकी पोजीशन है, उल्टा वो बैंक से लोन लेगा 8780 की हद तक उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अच्छा अब दोनों बैलेंसेस हमने लिख दिए। मार्कअप चार्ज बाय द बैंक ₹500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हो सकता है कि बैंक से नोमान खान ट्रेडर्स वालों ने लोन ले रखा हो और दिसंबर 31 को ये पता चलता है कि उस लोन के ऊपर ₹500 मार्कअप चार्ज किया है। नोमान खान की बैंक अकाउंट से वो पैसे जो है वो बैंक ने डिडक्ट कर दिए, जबकि नोमान खान ट्रेडर्स वालों ने अपनी कैश बुक से माइनस नहीं किया, ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन नहीं आई इनके पास, तो वो मार्कअप जो चार्ज किया गया है बैंक अकाउंट से अब उसे कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख देते हैं लेस मार्कअप चार्जेस। ठीक, मार्कअप चार्जेस कैश बुक की कॉलम से माइनस होगा बैंक रिकन्सिलेशन में, क्योंकि ये हमारे बैंक रिकॉर्ड में तो आया है बैंक ने जब पैसे डिडक्ट किए हैं नोमान खान ट्रेडर्स के अकाउंट से, लेकिन ये हमारी बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम्स में नहीं आया, यानी अपने पर्सनल रिकॉर्ड में नोमान खान ट्रेडर्स ने नहीं लिखा इसको, तो इसलिए अब ये कैश बुक से माइनस होगा। ठीक है, मार्कअप चार्जेस के नाम से बैंक रिकन्सिलेशन में। सही, अब हम चलते हैं हमारी अगली एंट्री पर। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सर्विस चार्जेस लेविड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹150। सर बैंक ने कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की और इसके लिए बैंक ने ₹150 आपके अकाउंट से डेबिट के डिडक्ट कर दिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको यानी नोमान खान ट्रेडर्स को पता नहीं थी, तो इस वजह से आपने अपने अकाउंट से यानी अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से इसको क्रेडिट नहीं किया था। तो आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैश बुक के कॉलम से इस बैंक चार्जेस की अमाउंट को माइनस करोगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस बैंक चार्जेस। ठीक है, अब इसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में थी 150, तो ये 150 हम माइनस कर देते हैं। ठीक सर, अब तक हमने मार्कअप चार्जेस की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड की है। ठीक, इसके बाद हमने सर्विस चार्जेस वाली एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर लिए अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। अब हम आ जाते हैं एंट्री नंबर 5 पर। अ चेक फॉर ₹9,500 डिपॉजिट इनटू बैंक वाज रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट एज 5,900। एक चेक 9,500 रुपीज़ का डिपॉजिट कराया नोमान खान ट्रेडर्स ने अपने बैंक अकाउंट में, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में 5,900 रुपीज़ शो हो रहा है, जिसका मतलब ये एक एरर है सर। ठीक है, जिसका मतलब ये एक एरर है, और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एरर जहाँ पर जिस बुक में हुआ होता है उस एरर को सही भी उसी बुक में किया जाता है। ठीक है, ये एरर हमारी बैंक स्टेटमेंट का है, तो इसको हम सही भी कहाँ पर जाकर करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा हम जल्दी से जाकर के इस एरर को ठीक करते हैं। यानी हुआ क्या है, 9,500 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन ये क्रेडिट हो कितने से रहे हैं, 5,900 से। यानी 9,500 माइनस 5,900 जब हम करेंगे तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो अमाउंट हम लिखेंगे अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में, क्योंकि उतने से कम पैसे रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐड एरर इन रिकॉर्डिंग। ठीक, एरर हुआ कितने से सर, 9,500 रुपीज़ लिखने चाहिए थे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट में 5,900 आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, आप इस डिफरेंस को
यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतने कम पैसे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुए, इतने कम से जो है वो ये एंट्री रिकॉर्ड हुई थी। तो अब इस एंट्री को हमने सही करना है। ठीक, तो ये पैसे हमारे पास बनेंगे 3600। ठीक है, अच्छा, हमने ये एरर भी रिकॉर्ड कर लिया सर। अब हम चलते हैं अगली एंट्री पर, चेक्स आउटस्टैंडिंग 5820। ठीक है, चेक्स आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हमने एक चेक बनाकर किसी को दिया। ठीक, नोमान खान ट्रेडर्स ने एक चेक बनाकर किसी को दिया। वो चेक जिसे दिया गया था वो बंदा हमारा सप्लायर है, उससे यकीनन हमने उधार पर गुड्स खरीदे होंगे। ठीक है, तो हमने एंट्री बनाई होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। आज हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हमने अपनी कैश बुक से क्रेडिट कर दिया होगा ये चेक। ठीक है, हमने एंट्री की होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 5820। ठीक, लेकिन अब जिस शख्स को, जिस सप्लायर को हमने चेक दिया है, वो अपने बैंक में ले जाकर ये चेक डिपॉजिट नहीं करा रहा ताकि हमारे अकाउंट से पैसा उठे और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, और ना ही वो ये चेक ले जाकर हमारे बैंक में पर्सनली ये चेक देकर चेक कैश नहीं कराता ताकि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाए। तो हमारे कैश बुक के रिकॉर्ड से तो ये माइनस हो गया है। हमने नोमान खान ने अपने पास पर्सनली अपनी कैश बुक में तो इसको माइनस कर दिया है, लेकिन हमारे बैंक स्टेटमेंट से ये पैसा माइनस नहीं हुआ दिसंबर 31 तक। ठीक, तो अब इसको हम अपने बैंक अकाउंट से माइनस तो नहीं कर सकते, इसे हम अपनी बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि आज नहीं तो कल हमारा सप्लायर बैंक से जाकर पैसे कैश करा लेगा, आज नहीं तो कल इस पैसे ने हमारे बैंक अकाउंट से, बैंक स्टेटमेंट से डेबिट में शो होना है, आज नहीं तो कल इस पैसे ने हमारे अकाउंट से लेस होना है। ठीक है, जबकि हम अपनी कैश बुक से ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। तो इसको हम जल्दी से जाकर अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अब बैंक कॉलम से माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक, क्योंकि ये वो चेक है जो कभी ना कभी हमारे बैंक अकाउंट से पे होना ही है। तो सर इसको हम दिसंबर के महीने में रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास भी, ताकि हमारे रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर हो जाएं। ठीक, तो इस चेक की अमाउंट थी 5820। सही, अच्छा, अब हम दोबारा चलते हैं अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन पर। ठीक है, हमने अब तक ये एरर भी रिकॉर्ड कर लिया और ये आउटस्टैंडिंग चेक भी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है ना, ये चेक 5820 आउटस्टैंडिंग था, अभी तक पे नहीं हुआ है, लेकिन हमने ये अज्यूम किया क्योंकि हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से माइनस कर चुके हैं, तो जाहिर है इस चेक ने कभी ना कभी पे होना है, इसलिए इसको हम दिसंबर के रिकॉर्ड से अपने पास से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से माइनस कर रहे हैं। जाहिर है क्योंकि ये माइनस यहाँ से होना चाहिए था, हुआ नहीं है, हमारा सप्लायर अभी तक चेक लेकर आया नहीं है बैंक के पास। इसके बाद हमारे पास एक एंट्री है, एंट्री नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है डिपॉजिट ऑफ ₹16,000 ऑन December 31, 2005 नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो ये जिस भी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया है, ये अभी भी क्या है, ये लेट डिपॉजिट है, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ चेक, ये अनक्लियर्ड चेक है। आप इसे अनक्लियर्ड चेक भी लिख सकते हैं, इसे आप लेट डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों लिख दूंगा अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक, ये हमारे दिसंबर के महीने में आना चाहिए था, हमने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया दिसंबर के महीने में। ठीक, अब जाहिर है ये कस्टमर का चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक, तो अगर ये जनवरी में क्लियर होता है, लेकिन ये बिलोंग कब कर रहा है, ये बिलोंग करता है दिसंबर के महीने को। ठीक है, इसलिए इसको अभी हम यहाँ पर लिख देंगे अपने पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे ऐड लेट डिपॉजिट, ठीक है, या अनक्लियर्ड चेक, ये चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होना बाकी है। ठीक, इसकी अमाउंट है 16,000। सही, तो हम दोबारा चलते हैं अब अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर। ठीक है, हमने ये वाली एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी। एंट्री नंबर 8, बैंक स्टेटमेंट शोड अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1500 बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी 1500 रुपये कस्टमर ने ले जाकर हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट करा दिए और उसने हमें नहीं बताया। हम कौन हैं? जो नोमान खान ट्रेडर्स में कैश बुक बना रहे हैं, तो हमारी कैश बुक में ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है,
हम जाएंगे और अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर देंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, क्योंकि अब 31 दिसंबर आ गया है, मंथ एंड हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे कि भाई ये डायरेक्ट डिपॉजिट कराया कस्टमर ने, इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अभी 31 दिसंबर वाले दिन पता चल रही है तो कैश बुक बंद है। ठीक, हम यहाँ पर लिख देंगे कि डायरेक्ट डिपॉजिट कराया है कस्टमर ने, सही, और ये डायरेक्ट डिपॉजिट जो कस्टमर ने कराया है इसकी अमाउंट है 1500। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पर, सही। एंट्री नंबर 9, accompanying the bank statement was a customer's check for ₹1200 return unpaid by the bank। ठीक, हुआ क्या है, एक कस्टमर का 1200 रुपीज़ का चेक हमने रिसीव किया, उसको ले जाकर हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कराया और बैंक ने उसको क्लियरिंग के पर्पजेस के लिए फॉरवर्ड कर दिया आगे। ठीक, पता है लगा कि ये चेक जो है वो जिस शख्स के अकाउंट का था वहाँ से भी ये रिटर्न हो गया, और फिर जब हमारे बैंक में आया तो हमारे बैंक ने भी रिटर्न कर दिया। ठीक है, रीज़न हो सकता है कि इसके अकाउंट में पैसे ना हो, सिग्नेचर डिफ़र कर रहा हो, ठीक है, अमाउंट वर्ड्स एंड फिगर्स जो है वो मैच नहीं होती हो, तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक, तो अब ये क्योंकि हमारे बैंक ने इस एंट्री को, इस चेक की एंट्री को पहले क्रेडिट किया था, अब उसने डेबिट कर दिया होगा, रिटर्न कर दिया उसने इस चेक को, तो अब हमें अपनी पास से कैश बुक से माइनस करने का मौका नहीं मिला, सही। अब हम अपने पास से अपनी कैश बुक से भी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन सर कैश बुक तो बन चुकी है। अब ये आएगा बैंक रिकन्सिलेशन में कैश बुक के कॉलम में। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेक रिटर्न बाय द बैंक, ठीक है, चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ठीक, ये आएगा 1200 रुपीज़ चेक रिटर्न बाय द बैंक या चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेस डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक की अमाउंट है हमारे पास 1200। ठीक है, हम चलते हैं अब अपनी लास्ट एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर 10 हमारी फाइनल एंट्री, अ चेक ऑफ ₹800 इशूड इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट्स पेबल वॉज एरनसली एंटर्ड इन टू कैश बुक एज 500। अच्छा, हमने किसी को 800 रुपये का चेक दिया है, ठीक, अपनी कैश बुक से हमने 800 रुपये क्रेडिट करने थे, लेकिन हमने क्रेडिट कितने किए, ठीक है, नौमान खान ट्रेडर्स ने क्रेडिट कितने किए, 500 रुपीज़, यानी 300 रुपये से कम पैसा माइनस किया है। और ये गलती हो कहाँ रही है, ये चेक हमने दिया कहाँ से, सर कैश बुक से रिकॉर्ड होना चाहिए था ना, ये कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए था ये 800 रुपीज़, जबकि वहाँ पर क्रेडिट कितने से हो रहे हैं, 500 से, यानी 300 से कम हो रहे हैं। ठीक, तो हम वहाँ पर लिखेंगे एरर इन रिकॉर्डिंग, सही। अब ये कैश बुक तो क्लोज हो गई, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैश बुक के कॉलम से इसको हम माइनस करेंगे, लेस एरर इन रिकॉर्डिंग। ठीक है, और ये एरर कितना है सर, ये 800 रुपीज़ का चेक था, जबकि हमने 500 से रिकॉर्ड किया, तो 300 रुपये कम रिकॉर्ड हुए हैं, तो वो 300 रुपये भी माइनस होने थे, कैश बुक से क्रेडिट होने थे। ठीक है, अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ तक आकर के हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बन गई। हमने ये लास्ट 2 एंट्रीज़ भी जो है वो बना ली थी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको टोटल कर देते हैं सर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का टोटल किया, और जो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस है 5000 रुपीज़। ठीक, तो हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं। तो यहाँ तक आकर के हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमसे जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 मांगी गई है वो है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज़ इन द जर्नल। ठीक है, हम जल्दी से एडजस्टिंग एंट्रीज़ बना देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि हम जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाते हैं वो सिर्फ कैश बुक के कॉलम्स की बनाते हैं। ठीक है ना, कैश बुक के कॉलम में जो जो एंट्रीज़ हुई हैं इन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक के कॉलम में एंट्रीज़ हुई हैं हम उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमेशा बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैश बुक हमारे पास बनती है,
पूरे साल हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कैश बुक बन रही होती है, ठीक, और बैंक स्टेटमेंट बैंक से वसूल होती है। तो बैंक से जो एंट्रीज बन के हमें मिलती है उससे हम अपने कैश बुक के बैलेंस को कंपेयर करते हैं, और अगर बैलेंस जो है वो प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा होता तो फिर हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम एडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का ला सकें, जिसमें हमारे पास करेक्टेड कैश एट बैंक की फिगर हो जिसको बैलेंस शीट में जो है वो रिपोर्ट करें, ठीक। तो बैंक स्टेटमेंट में जो हमने एरर्स सही किए हैं, जो हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं, उसकी एंट्री हम अपने पास नहीं बनाएंगे। हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे सिर्फ कैश बुक के कॉलम्स में जो जो एंट्रीज हुई हैं उनकी, ठीक। ज़रा जल्दी से हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली हमारे पास एंट्री है वो थी मेरे ख्याल में मार्कअप चार्जेस। हम पहली एंट्री बना लेंगे। मार्कअप चार्जेस, सर मार्कअप चार्जेस हम करेंगे डेबिट, ठीक। मार्कअप चार्जेस की अमाउंट थी 500 रुपीज़। इसके बाद हम करेंगे बैंक क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, दैट इज़ 500 रुपीज़, ठीक है, ठीक। जबकि हमारे पास जो दूसरी एडजस्टमेंट थी वो थी बैंक चार्जेस 150 रुपीज़, ठीक। हम यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस, ठीक, इट वॉज 150 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे भी सर हम क्रेडिट करेंगे बैंक को विद द सेम अमाउंट जो कि है 150 रुपीज़, ठीक। तीसरी एंट्री जो थी हमारे पास, तीसरी एंट्री थी हमारे पास डायरेक्ट डिपॉजिट। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, 1500 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक। अब तक हमने 500 की एंट्री रिकॉर्ड की, 150 की, अब हम रिकॉर्ड करेंगे 1500 डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। कस्टमर ने हमारे पास पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट कराया तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कम हो गया, पैसा कस्टमर से हमने रिसीव कर दिया, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट। इसकी अमाउंट थी 1500, और हम क्रेडिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को। सर हमारा अकाउंट रिसीवेबल अब कम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम अमाउंट लिखेंगे सेम, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे अगली एंट्री हमारी कौन सी थी। अगली एंट्री हमारी थी डिसऑनर्ड चेक ₹1200। इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, यानी हमने पैसे लेने थे, हमने ये अज्यूम भी कर लिया था कि पैसे हमें मिल गए, लेकिन चेक रिटर्न होकर आ गया, तो अकाउंट रिसीवेबल दोबारा हमारे पास मौजूद है, अभी भी हमें पैसे नहीं मिले, पैसे लेना अभी भी बाकी है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक। इसकी अमाउंट थी हमारे पास 1200, ठीक है। इस 1200 को रिकॉर्ड करेंगे, एंड वी विल क्रेडिट बैंक, ठीक है, विद द सेम अमाउंट। बैंक को क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से, ठीक। लास्ट एंट्री है मेरे ख्याल से हमारे पास, जी हाँ, लास्ट एंट्री है एरर इन रिकॉर्डिंग 300। तो अब ये एरर किस हवाले से था, ये मेरे ख्याल में अकाउंट्स पेबल वाला एरर था, जी हाँ। चेक हमने इशू किया था अकाउंट्स पेबल का, और उसकी अमाउंट जो है वो 800 से रिकॉर्ड करने के बजाय जो है वो हमने 500 से रिकॉर्ड किए, तो ये जो एंट्री है वो 300 से कम से रिकॉर्ड हुई थी, तो अपना अकाउंट्स पेबल हम मज़ीद कम करेंगे 300 रुपीज़ से, ठीक है। हम यहाँ एंट्री बनाएंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट, $300, ठीक। और हम
बैंक को क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से। ठीक, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।